हेलो दोस्तों, अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ अजीत सिंह। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। काफ़ी कुछ दोस्तों हमने सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक नया टॉपिक लिया था अपने दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट। उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ दोस्तों हमने अध्ययन किया था। राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, अपने टॉपिक नंबर जो 7 है, अध्याय नंबर अपने 7 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो अपने टोटल 3 टॉपिक है अपनी बुक के अंदर, उसमें से जो 7वें नंबर का जो टॉपिक है और राजनीति विज्ञान का तीसरे नंबर का अंतिम जो टॉपिक है वो है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। जिसमें हमने राज्य सरकार के अंतर्गत दोस्तों एक हमने पढ़ा राज्य का विधानमंडल, राज्य की व्यवस्थापिका। विधानमंडल में 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। फिर हमने कार्यपालिका, जिसमें हमने राज्यपाल के बारे में दोस्तों अध्ययन किया था और मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद के बारे में अध्ययन किया। फिर हम लास्ट पढ़ रहे थे दोस्तों हमारे राज्य की न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था है वो है अपने हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, उसके बारे में दोस्तों हमने अध्ययन किया था कि हाई कोर्ट होता है राज्य के अंदर, उसके अंदर जो न्यायाधीश होते हैं कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे नियुक्ति होती है, कैसे न्यायाधीशों की योग्यताएं होती है। क्लियर है दोस्तों? और उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रावधान संविधान में किए गए हैं, वो सारी बातें दोस्तों हमने अध्ययन की। अब अपने उसी कड़ी के अंदर अपन आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट अपने जो न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट की पावर क्या क्या है। हाई कोर्ट जो है ना, उच्च न्यायालय, उसका कार्य क्षेत्र क्या है और उसकी शक्तियां क्या है, क्या क्या पावर है किसके, हाई कोर्ट की, उच्च न्यायालय की, वो हम दोस्तों अध्ययन करेंगे कि हाई कोर्ट की पावर क्या क्या है, क्या क्या काम करता है कौन, उच्च न्यायालय। हमने पढ़ा था हमारे न्यायपालिका की जो संरचना है वो पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर टॉप पर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर बीच के अंदर राज्यों के अंदर आता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के नीचे आते हैं जिला और अधीनस्थ न्यायालय। एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे नियंत्रण के अंदर उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय के नियंत्रण में नीचे वाले जिला और अधीनस्थ न्यायालय। ऐसे एक कड़ी के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं। तीनों एक कड़ी के रूप में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। राज्य की न्याय व्यवस्था और केंद्र की न्याय व्यवस्था जो है वो आपस में जुड़ी हुई है, स्वतंत्र नहीं है। क्लियर है दोस्तों? चलें आगे पावर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है मूल क्षेत्राधिकार। कैसा क्षेत्राधिकार? मूल क्षेत्राधिकार। ये जो है ध्यान देना, हाई कोर्ट की मूल क्षेत्राधिकार, इसका मतलब है कि ऐसे मुकदमे, ऐसे मामले जो केवल और केवल सीधे राज्य के अंदर हाई कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है। हाई कोर्ट के अलावा उनकी सुनवाई नीचे वाले जिला और अधीनस्थ न्यायालय नहीं कर सकते। ऐसे जो कोर्ट, ऐसे जो केस हैं, ऐसे जो मुकदमे हैं जिनकी सुनवाई सीधे प्रथमतः कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। ऐसे जो उसके अधिकार हैं, ऐसे जो मुकदमे हैं, वो कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। मूल भी कह सकते हैं, इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। मूल क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी शुरुआत, ऐसे मुकदमे जिनका प्रारंभ कौन करता है? राज्य के अंदर हाई कोर्ट करता है। सीधे से बात, राज्य के अंदर ऐसे जो मुकदमे जिनकी सुनवाई सीधे कहां की जा सकती है? हाई कोर्ट में की जा सकती है। इसके अलावा नीचे वाले जो न्यायालय हैं वो ऐसे मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते। जिला और अधीनस्थ न्यायालय ऐसे मुकदमे को स्वीकार नहीं कर सकते। वो मुकदमे सीधे कहां जाते हैं? हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय के अंदर जाते हैं। ऐसे मुकदमों की प्रथमतः सुनवाई कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। ऐसे मुकदमे जो हैं वो हाई कोर्ट के कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब ऐसे कौन कौन से मुकदमे हैं, ऐसे कौन कौन से विवाद हैं जो हाई कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं? ध्यान देना दोस्तों। सबसे पहले तो संसद और राज्य विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद, उसके सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद। निर्वाचन जो वोटिंग होती है दोस्तों, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है
विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता करती है और विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन हमने पढ़ा था, उनका एक निर्वाचक मंडल होता है, अलग अलग बात की थी ना हमने दोस्तों। एक स्थानीय संस्थाओं के सदस्य निर्वाचित करते हैं 1/3 सदस्य, विधानसभा के सदस्य निर्वाचित करते हैं 1/3 सदस्य, स्नातक छात्र 3 साल से जिन्होंने राज्य के अंदर ग्रेजुएशन कर रखी है, 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है, उनमें से वो छात्र मिलकर 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। फिर अध्यापकों का निर्वाचक मंडल 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करता है और राज्यपाल 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। विधान परिषद और विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन सीधे जनता करती है। तो निर्वाचन को लेकर अगर कोई विवाद है राज्य के अंदर, जो चुनाव होते हैं, चुनाव के अंदर कोई अगर निर्वाचन को लेकर विवाद पैदा हो जाए कि भाई आपत्तियां होती है ना कि भाई चुनाव के अंदर उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनमें से कोई जीत जाता है तो सामने वाला विपक्षी होता है वो आरोप प्रत्यारोप लगाता है या केस भी दाखिल कर सकता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है या गिनती सही तरीके से नहीं हुई है, क्लियर है ना, या बूथ कैप्चरिंग हुई है, बूथ के ऊपर फर्जी मतदान हुआ है या बूथ को क्या किया गया है, मतलब प्रतिबंध लगाया, बूथ के ऊपर क्या किया गया है, अपना अधिकार जमा लिया गया है। इस तरीके के कई सारे जो विवाद होते हैं उनकी सुनवाई राज्य के अंदर सीधा कौन करता है, हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। निर्वाचन को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सीधे राज्य में कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। उनके सुनवाई करने का अधिकार जिला और अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। ऐसे मुकदमे, निर्वाचन वाले मुकदमे, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन वाले मुकदमे सीधे कहां आएंगे, हाई कोर्ट में आएंगे। इसके अलावा यहां पर बात ध्यान देना, संसद के जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य जैसे हमारे देखो राजस्थान है, राजस्थान से संसद के आपको पता है टोटल 35 सदस्य चुन करके जाते हैं। राजस्थान में संसद में राजस्थान से कुल कितने सदस्य जाते हैं, 35, 25 तो लोकसभा के अंदर और 10 राज्यसभा के अंदर, टोटल 35 है। अब राजस्थान से जो सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है, मान लीजिए उनमें कोई निर्वाचन में कोई क्या हुई है, गड़बड़ी हुई है और निर्वाचन को लेकर क्या पैदा हुआ है, विवाद पैदा हुआ है। तो और विवाद पैदा हुआ है तो उसका केस अगर दाखिल होता है तो सीधे राज्य में कहां होगा, हाई कोर्ट के अंदर होगा। ऐसे मुकदमे की सुनवाई सीधे कौन करेगा, राज्य के अंदर हाई कोर्ट करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। तो संसद और विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन वाले विवाद राज्य में सीधे कौन सुनता है, राज्य हाई कोर्ट सुनता है। क्लियर सी बात, वो जिला और अधीनस्थ न्यायालय को अधिकार नहीं है। नेक्स्ट आता है राजस्व एकत्रीकरण संबंधी विवाद। राजस्व यानी आपको पता है टैक्स, राजस्व यानी टैक्स वसूला जाता है ना, राज्य के अंदर सरकार टैक्स वसूल करती है, आपको पता है। अलग अलग मामलों में अलग अलग क्षेत्र के अंदर कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है और टैक्स लगाने को लेकर टैक्स जो वसूला जाता है, राजस्व एकत्रीकरण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है टैक्स के रूप में, उसको लेकर अगर कोई विवाद होता है राज्य के अंदर, कहां पर होता है, राज्य के अंदर, तो वो उसकी सुनवाई सीधे कौन करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। टैक्स वसूलने को लेकर, टैक्स इकट्ठा करने को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई राज्य में कौन करेगा, सीधे हाई कोर्ट करेगा, उच्च न्यायालय करेगा। उसके सुनवाई करने का अधिकार जिला और अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। अगर टैक्स के वसूलीकरण को लेकर के कोई भी विवाद होता है, कोई भी मुकदमा होता है तो वो सीधा कहां होगा, राज्य के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। वो मुकदमा कहां दाखिल होगा, हाई कोर्ट के अंदर होगा। जिला और अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है अपने मूल अधिकार। राज्य में जो हमें मूल अधिकार मिलते हैं, मौलिक अधिकार मिलते हैं ना दोस्तों, मौलिक अधिकारों को हनन को लेकर अगर कोई विवाद होता है राज्य के अंदर तो भी वो सीधे मौलिक अधिकारों के हनन वाला विवाद व्यक्ति कहां दाखिल करेगा, हाई कोर्ट में दाखिल करेगा। मुकदमा कहां होगा, हाई कोर्ट के अंदर ही होगा। अब यहां पर ध्यान देना, ये मौलिक अधिकार वाला जो मुकदमे है ना, मौलिक अधिकारों के हनन को लेकर के अगर कोई विवाद होता है, कोई मुकदमा दायर होता है, विवाद होता है, मुकदमा दायर होता है तो हाई कोर्ट में, राज्य के अंदर कहां होगा, हाई कोर्ट में होगा। लेकिन यहां ध्यान देना दोस्तों, मौलिक अधिकारों वाले जो मुकदमे हैं वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। मौलिक अधिकारों वाले मुकदमे सुप्रीम कोर्ट को भी सुनने का अधिकार है और हाई कोर्ट को सुनने का भी अधिकार है। दोनों के पास में ये मूल अधिकार वाले जो मुकदमे हैं, ये व्यक्ति हाई कोर्ट में भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। मतलब यहां राज्य के अंदर
किसको है? हाई कोर्ट को यह अधिकार है। जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को मौलिक अधिकारों वाले मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। क्लियर है ना दोस्तों? तो राज्य में भी प्रथमतः मौलिक अधिकार वाला कोई विवाद है, मुकदमा है, तो कौन सुनेगा? सीधे हाई कोर्ट सुनेगा। उसकी सुनवाई कहां होगी? हाई कोर्ट में होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, ध्यान देना, वसीयत। वसीयत का मतलब जानते हो ना, उत्तराधिकार, वसीयत। आपको पता है जब दादाजी की प्रॉपर्टी, पिताजी के प्रॉपर्टी उनके बेटों के होता है ना, ये वसीयत। वसीयत बनती है ना कि भाई मेरा जो जमीन जायदाद है वो किसको किसको मिलेगी। वसीयत को लेकर अगर कोई विवाद होता है राज्य के अंदर, वसीयत को लेकर यानी प्रॉपर्टी के, संपत्ति के बंटवारे को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो वो राज्य में सीधे कौन सुनेगा? हाई कोर्ट सुनेगा। उसके मुकदमे दाखिल कहां होंगे? हाई कोर्ट के अंदर होंगे। अगर कोई उत्तराधिकार या उसके संपत्ति के बंटवारे को लेकर, वसीयत को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी सुनवाई सीधे कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। वो मुकदमे जिला और अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते। तो राज्य में ये प्रथमतः वसीयत वाले मुकदमे भी कहां आएंगे? हाई कोर्ट में आएंगे, उच्च न्यायालय में आएंगे। उसको सुनने का अधिकार है और किसी को राज्य में अधिकार नहीं है। फिर है विवाह विधि। विवाह विधि, विवाह के लिए आपको पता है हमारे यहाँ पर जो कानून बने हुए हैं, विवाह विधि यानी कानून, हमारे राज्य के अंदर या हमारे देश के अंदर विवाह को लेकर के जो कानून बने हुए, विधवा विवाह है, हिंदू विवाह है और पुनर्विवाह है, ये विवाह को लेकर जितने भी कानून बने हुए हैं दोस्तों, उन कानूनों को लेकर के अगर विवाह के संबंध में विधि को लेकर के कोई विवाद पैदा होता है, अलग अलग धर्मों के आधार पर आपको पता है विवाह विधि अलग अलग होती है। हिंदू धर्म की विवाह विधि अलग है, मुस्लिम की अलग है, ईसाई की अलग है, सभी की कैसी है? अलग अलग है। और इसी विवाह विधि को लेकर अगर कोई विवाद होता है, मुकदमा होता है राज्य के अंदर, तो उसकी सुनवाई राज्य में कौन करेगा? सीधे हाई कोर्ट करेगा। वो मुकदमे सीधे कहां दाखिल होंगे? हाई कोर्ट में दाखिल होंगे। उसकी सुनवाई करने का अधिकार सीधे किसको है? हाई कोर्ट को है और किसी को राज्य में अधिकार नहीं है। सीधी सी बात, विवाह वाले कानूनों को लेकर कोई विवाद होता है तो। उसके अलावा देखो कंपनी कानून। कंपनी कानून का मतलब है दोस्तों, ध्यान देना, राज्य के अंदर जितनी भी बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्रियां स्थापित होती है, उनको मान्यता देने के लिए, ध्यान देना, उन कंपनियों को जो मान्यता दी जाती है सरकारों के द्वारा, उद्योग धंधों को जो लाइसेंस है या जो परमिशन है जो मिलती है ना, वो कौन से कानून के तहत मिलती है? कंपनी कानून के तहत। जो राज्य के अंदर, देश के अंदर जो कानून बने हुए होते हैं उनके तहत उन्हें मान्यता दी जाती है, उन्हें लाइसेंस दिया जाता है, परमिशन दी जाती है। कंपनी कानून, कंपनी का मतलब है वही बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां, फैक्ट्रियां। क्लियर है ना? कंपनियां जो लगाई जाती है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो स्थापित किए जाते हैं बड़े बड़े, उनको लेकर के अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है कि भाई कोई इनलीगल गैर कानूनी तरीके से कोई कंपनी स्थापित हो गई है, कोई फैक्ट्री लगा दी गई है जिसके कारण आसपास के लोगों को नुकसान हो रहा है या फिर किसी तरह का कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे जो मुकदमे हैं किसी इकाई को लेकर के, किसी कंपनी की स्थापना को लेकर के, तो उनकी सुनवाई सीधे कौन करता है? राज्य में हाई कोर्ट करता है। सीधा उच्च न्यायालय उसकी सुनवाई करता है और किसी को उसके मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं है। क्लियर है ना दोस्तों? कंपनी कानून का मतलब समझ में आई? नई नई जो कंपनियां स्थापित होती है, फैक्ट्रियां लगाई जाती है, बड़े उद्योग धंधे लगाए जाते हैं, कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाता है, तो उनको जो मान्यता दी जाती है सरकारों के द्वारा, क्लियर है ना, उनको जो परमिशन मिलती है वो कौन से कानून के तहत मिलती है? कंपनी कानून के तहत। और उन्हीं कंपनियों को लेकर के जो स्थापना होती है उनकी, उसको लेकर अगर कोई विवाद होता है, कोई मुकदमा दायर होता है राज्य में, तो सीधे कहां होगा? हाई कोर्ट में होगा। इसके अलावा दोस्तों लास्ट है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद आप जानते हो, तलाक वगैरह। बाद में विवाह विच्छेद का मतलब क्या है? शादी हो रखी है, बाद में क्या हो रहे हैं? अलग होना। क्लियर है ना? तलाक वगैरह ऐसे जो मुकदमे हैं राज्य के अंदर जो विवाह विच्छेद से संबंधित होते हैं, विवाह तोड़ने से संबंधित होते हैं, उनकी सुनवाई भी राज्य के अंदर प्रथमतः कौन करता है? हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। ऐसे विवाह विच्छेद के मुकदमे, ये देखो विवाह विच्छेद वाले जो मुकदमे हैं ना, इनके बारे में थोड़ी मैं आपको बात बताऊं तो ध्यान देना दोस्तों, ये विवाह विच्छेद वाले मुकदमे सीधा आएगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट अगर चाहे तो ये नीचे वाले न्यायालयों को भी दे सकता है, भेज सकता है वहां पर कि हाँ आप इसकी सुनवाई कर सकते हो, अगर हाई कोर्ट चाहे तो। बाकी पहले कहां आएगा?
हाई कोर्ट में आएगा। कौन से मुकदमे? विवाह विच्छेद वाले मुकदमे, शादी को तोड़ने वाले मुकदमे, तलाक वगैरह के मुकदमे। जो राज्य के अंदर सीधे सुनवाई कौन करता है? पहले हाई कोर्ट करता है, उच्च न्यायालय करता है। तो ये जितने भी मामले हैं दोस्तों, ये जितने भी मुकदमे हैं, इनकी सुनवाई सबसे पहले कहां होती है? उच्च न्यायालय के अंदर होती है। इनकी सुनवाई करने का अधिकार प्रथमतः किसको है? उच्च न्यायालय को है। जिला और अधीनस्थ न्यायालय इनकी सुनवाई नहीं कर सकते। ये राज्य के, ये मतलब उच्च न्यायालय के कौन से क्षेत्राधिकार में आते हैं? मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, जिनकी सुनवाई सीधे हाई कोर्ट द्वारा प्रारंभ की जा सकती है और इसकी सुनवाई पहले कहीं नहीं की जा सकती। जिला और अधीनस्थ न्यायालय को इन मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो कौन कौन से मुकदमे हो गए? संसद, राज्य विधानमंडल, उनके सदस्यों के निर्वाचन वाले मुकदमे। क्लियर है दोस्तों? फिर राजस्व एकत्रीकरण वाले मुकदमे, टैक्स वगैरह वसूलीकरण किया जाता है राज्य में, उसका कोई मुकदमा है। क्लियर है दोस्तों? फिर मूल अधिकार वाले मुकदमे राज्य के अंदर, वसीयत वगैरह, उत्तराधिकार वगैरह, संपत्ति के बंटवारे वाले मुकदमे, विवाह विधि वाले मुकदमे, विवाह विधि कंपनी कानून के मुकदमे, नई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होती है उनके मुकदमे। क्लियर है दोस्तों? इसके अलावा विवाह विच्छेद वाले मुकदमे, ये मूल अधिकार में आते हैं। चलें आगे दोस्तों। नेक्स्ट आता है, इसकी दूसरी जो पावर है वो है याचिका अधिकारिता, याचिका या रिट अधिकारिता, याचिका या रिट अधिकारिता, अनुच्छेद 226। आपको पता है दोस्तों, ध्यान देना, हमें जो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिलते हैं, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण व अधिकार परीक्षा लेख जारी कर सकते हैं। हमें जो मौलिक अधिकार मिलते हैं दोस्तों, 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में नागरिकों को मिलते हैं। कितने मौलिक अधिकार मिलते हैं? 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों ध्यान देना थोड़ा सा इस पे कि भाई ये अलग अलग जो अधिकार हैं, 6 तरह के टोटल मौलिक अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 मौलिक अधिकार हमें वर्तमान में नागरिकों को मिलते हैं। और ध्यान देना दोस्तों, ये जो मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं, इन मौलिक अधिकारों का हनन होने पर, अगर हमारे कोई इन मौलिक अधिकारों को चोट पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, या हमें ये सही तरीके से प्राप्त नहीं होते, तो हम उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। और ये उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं पहले, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के लेख या रिट जारी कर सकता है। हिंदी में कहें तो लेख, हिंदी में कहें तो लेख, अंग्रेजी में कहें तो क्या? रिट। ये जारी कर सकता है। कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय। कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। किसके लिए कर सकता है? हमारे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। दोस्तों थोड़ा ध्यान देना, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है ना, वो भी ये रिट और लेख जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय भी ये लेख जारी कर सकता है। अब ध्यान देना, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है ना, तो
हमारा सर्वोच्च न्यायालय भी ये लेख जारी कर सकता है, लेकिन उसका जो अनुच्छेद है वो है 32, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय भी लेख जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत ये लेख जारी कर सकता है। कितने तरह की रीट जारी कर सकते हैं? 5 प्रकार की। दोस्तों ध्यान देना, हमारे मौलिक अधिकार जो है ना, उनकी रक्षा के लिए लेख रिट दोनों जारी कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय भी और उच्च न्यायालय भी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय, वो अनुच्छेद 226 के तहत ज्यादा पावरफुल है। वो है ना अन्य मामलों के लिए भी, मौलिक अधिकारों के अलावा ये 5 प्रकार तो ये हो गए, इसके अलावा भी नागरिकों के लिए अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट। कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट। यानी ये मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जो लेख जारी किए जाते हैं, इसमें 5 प्रकार के तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और हाई कोर्ट भी 5 प्रकार के अलावा भी और रिट जारी कर सकता है। मतलब इसमें ज्यादा रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के पास है। सुप्रीम कोर्ट तो केवल 5 प्रकार की जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा भी, मौलिक अधिकारों के अलावा ये 5 प्रकारों के अलावा भी और भी लेख या रिट जारी कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर इसके अलावा भी रिट जारी करने का अधिकार है किसको? उच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट को। तो मतलब थोड़ा ज्यादा पावर है किसके पास? रिट जारी करने के अंदर, लेख जारी करने के अंदर हाई कोर्ट के पास। तो ये 5 प्रकार के लेख जारी कर सकते हैं। ये है क्या? थोड़ा इसके बारे में दोस्तों ध्यान देना। सबसे पहले देखो, नाम अलग अलग बात करते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहली लेख है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको पता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा, क्लियर है, और वो व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे गलत तरीके से क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया है, भाई मुझे गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, मैंने कोई अपराध ही नहीं किया और मुझे क्या बना लिया? बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो हाई कोर्ट ये लेख जारी करके कहता है कि जिसे बंदी बनाया गया है, क्लियर है, उसको तुरंत निर्धारित समय के अंदर, 24 घंटे का समय होता है दोस्तों यहाँ पर, कि 24 घंटे के अंदर बंदी बनाया गया ना, उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट या जज के सामने क्या करे? प्रस्तुत करे। किसके सामने प्रस्तुत करे? मजिस्ट्रेट या जज के सामने प्रस्तुत करे, जिसे क्या बनाया गया है? बंदी बनाया गया। ताकि प्रस्तुत करने का आधार क्या है? कि बंदी बनाया गया, उसे प्रस्तुत करे ताकि वो जज, क्लियर है, न्यायाधीश ये देख सके कि जिसे बंदी बनाया गया है उसे सही तरीके से बंदी बनाया गया है या नहीं। गैर कानूनी तरीके से तो बंदी नहीं बनाया गया। कौन देखेगा? न्यायाधीश, जज ये चेक करता है, प्रस्तुत किया जाता है उसे निर्धारित समय के अंदर, किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने। आदेश दिया जाता है पुलिस को कि उसे न्यायाधीश के सामने क्या करे? प्रस्तुत करे। क्लियर है दोस्तों? अब प्रस्तुत करने के बाद न्यायाधीश ये देखता है कि उसे बंदी बनाया गया है वो सही बनाया गया है या नहीं। अगर गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो तुरंत उसे रिहा करने का क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है कि भाई रिहा किया जाए इसे, गलत तरीके से बंदी बनाया गया। क्योंकि देखो व्यक्ति के अधिकार है, अब उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया तो उसके अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। और न्यायाधीश यही देखते हैं कि उसके अधिकारों का हनन न हो। गलत तरीके से, अगर अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है तो उसे छोड़ने का क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है। तो पहला लेख बंदी व्यक्ति के संदर्भ में है, जिसे बंदी बनाया जाता है ना, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख जारी किया जाता है। क्लियर है दोस्तों? कि तुरंत उसे बंदी बनाया गया है, उसे निर्धारित समय में मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने क्या करे? प्रस्तुत करे। नेक्स्ट आता है परमादेश। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय ये जो लेख जारी करता है ना, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का समुचित पालन नहीं करता, मान लीजिए नीचे के न्यायालय हैं या कोई भी व्यक्ति है, अब प्रत्येक व्यक्ति जो होता है आपको पता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे कोई अधिकारी है, उसे अपने जो निर्धारित कर्तव्य है उसका क्या करना पड़ता है? पालन करना पड़ता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये लेख जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता और उसे कहा जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने निर्धारित कर्तव्य का क्या करें? पालन करें। आप अपने निर्धारित कर्तव्य का क्या करें? पालन करें। क्लियर है दोस्तों? कि भाई आप कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों के अधिकारों का क्या होता है? हनन होता है। अब कोई व्यक्ति है निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता,
तो दूसरों के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए जैसे हमारा जोधपुर है, जयपुर है, यहाँ पर आपको पता है जिला कलेक्टर का पद होता है। अब जिला कलेक्टर का कर्तव्य बहुत सारे होते हैं जिले के संदर्भ में। अब वो अगर अपने कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं करता तो जिले के अंदर रहने वाले लोगों के अधिकारों का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए लेख जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने निर्धारित कर्तव्य का क्या करें, पालन करें, क्योंकि इससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है मना करना। दोस्तों ध्यान देना, कोई भी मामला है, मान लो नीचे वाले जो जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं, क्लियर है, अब सबका एक अधिकार क्षेत्र होता है कि भाई प्रत्येक न्यायालय है, कोर्ट है, उनका एक निर्धारित क्षेत्र होता है कि उस क्षेत्र के अंदर जो मुकदमे आते हैं, बॉर्डर सीमा होती है एक, कि उस सीमा में आने वाले मुकदमों की वो सुनवाई कर सकते हैं। जैसे देखो जिला न्यायालय है तो जिले के अधीन आने वाले, जिले के क्षेत्र में आने वाले मुकदमों की क्या करता है, सुनवाई करता है। क्लियर है ना। जिले के बाहर के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे दोस्तों ध्यान देना, जैसे मान लीजिए जयपुर जिला है, जिले के अंदर न्यायालय है। अब जयपुर जिले का जो बॉर्डर है, सीमा है, वो एक निर्धारित है। जयपुर जिले के अंदर जितने भी उस सीमा के अंदर कोई भी मुकदमे हैं जिले के अंदर, तो उनकी सुनवाई जिला न्यायालय कर सकता है। अब मान लीजिए कोई अजमेर जिले का मुकदमा है, कहां का है, अजमेर जिले का मुकदमा है। अब वो अजमेर जिले का मुकदमा सुनने का जयपुर जिला न्यायालय को अधिकार नहीं है। और अगर ऐसा होता है कि कोई मान लो मुकदमा तो है अजमेर का और उसे जयपुर का जो जिला न्यायालय है वो उसे क्या करे, सुनवाई करने का प्रयास करे, उसकी क्या करे, सुनवाई करे। ऐसे मुकदमे को उसने ले लिया, दायर कर लिया और उसकी क्या करे, सुनवाई करे, तो हाई कोर्ट ये आदेश जारी कर सकता है कि आपने जो मुकदमा लिया है वो आपके क्षेत्राधिकार से क्या है, बाहर है, वो आपका अधिकार नहीं है। आप अपने अधिकारों का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। आप अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं जो आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है। आपके जयपुर जिले का क्षेत्राधिकार है और आप अजमेर के मुकदमे की सुनवाई कर रहे हैं, यह आपका अधिकार नहीं है। तो आप अपने क्षेत्राधिकार में काम करें, ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने से उसे रोक सकता है कौन, उच्च न्यायालय। तो उसके लिए प्रतिषेध, मना करने के लिए कि भाई आप ये जो कर रहे हैं ये सही नहीं है, आपके क्षेत्राधिकार में ये मुकदमा नहीं है, तो मना करने के लिए जो लेख जारी किया जाता है वो है प्रतिषेध। क्या किया जाता है, प्रतिषेध। क्लियर है दोस्तों, 3 हो गए। फिर आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है ऊपर मंगवाना। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, ऊपर मंगवाना। मान लीजिए जिला और अधीनस्थ न्यायालय के अंदर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस चल रहा है। मान लीजिए मैंने कोई मुकदमा दायर किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, जिला न्यायालय के अंदर। अब मैंने मुकदमा जिला न्यायालय में दायर किया और हाई कोर्ट को लगे कि जिला न्यायालय जो है ना उसके पास में मैंने जो मुकदमा दायर किया है ना उसके लिए, उसकी सुनवाई करने के लिए जितनी पावर चाहिए ना वो जिला न्यायालय के पास नहीं है, तो ऊपर वाला हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय ऐसे मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता है कि ये मुकदमा जो आपके पास आया है इसे हमारे पास ट्रांसफर कीजिए, स्थानांतरण कीजिए, ऊपर भेज दीजिए। कहां भेज दीजिए, ऊपर भेज दीजिए, हमारे पास भेज दीजिए, इसकी सुनवाई हम करेंगे। इसकी सुनवाई करने की शक्ति आपके पास नहीं है। तो उत्प्रेषण यानी ऊपर मंगवाना, नीचे की अदालत से मुकदमे को ऊपर की अदालत में मंगवाना, हाई कोर्ट द्वारा अपने पास मंगवाना। कौन से लेख जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। कौन सा लेख जारी किया जाता है, उत्प्रेषण। क्लियर है दोस्तों। तो उत्प्रेषण का मतलब है नीचे की अदालत के मुकदमे को अपने पास हाई कोर्ट द्वारा अपने पास मंगवाने के लिए जो लेख जारी किया जाता है वो है उत्प्रेषण। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर देखो जितनी मैंने मुकदमा दायर किया उसके सुनवाई करने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर जिला न्यायालय के पास नहीं है, वो पावर है हाई कोर्ट के पास, उच्च न्यायालय के पास। मैंने मुकदमा दायर जिला न्यायालय में कर दिया तो ऐसे में जिला न्यायालय सुनवाई करेगा, उसके पास में वो पावर नहीं है, तो इससे दूसरों के ऊपर क्या पड़ेगा, गलत असर पड़ेगा और उनके अधिकारों का क्या हो सकता है, हनन हो सकता है। इसीलिए ऐसे जो मुकदमे हैं जो जिला न्यायालय के अंदर आए हैं तो उन्हें उच्च न्यायालय अपने पास मंगवा सकता है। कौन सा लेख जारी करके, उत्प्रेषण। उसके बाद आता है लास्ट, अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद को गैर कानूनी ढंग से क्या करता है, ग्रहण कर लेता है,
किसी भी पद पर अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से बैठ जाता है कि भाई पद के लिए आपको पता है कोई भी अगर नौकरी करता है, कोई अधिकारी बनता है तो उसके लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए, निर्धारित योग्यताएं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो स्कूल के अंदर प्रिंसिपल का पद होता है। अब प्रिंसिपल के पद पर बैठने के लिए क्या चाहिए? योग्यताएं चाहिए, निर्धारित योग्यताएं प्रिंसिपल के पद पर बैठने के लिए होनी चाहिए। क्लियर सी बात है ना। तो अब कोई व्यक्ति है जिसमें प्रिंसिपल पद के पर बैठने की योग्यता नहीं है और वो उस पद पर क्या करता है? बैठ जाता है। पद पर बैठ गया, गैर कानूनी तरीके से पैसे खिलाकर बैठ गया, गलत तरीके से पद को प्राप्त किया, रिश्वत देकर के या नकल मार करके पास हो गया और पद पर बैठ गया। योग्यता नहीं है लेकिन बैठ गया। अब उस व्यक्ति के कारण, मान लो वो व्यक्ति बैठा है, उसमें वो योग्यता नहीं है पद पर बैठने की, तो उसके कारण अब वो प्रिंसिपल के पद पर काम करना उसको आता ही नहीं। अब वो अगर प्रिंसिपल के पद पर बैठा काम करेगा तो दूसरों के अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। भाई छात्रों के अधिकारों का हनन होगा। तो ऐसे में उस व्यक्ति के विरुद्ध हाई कोर्ट ये लेख जारी करता है। कौन सा लेख जारी करता है? अधिकार पृच्छा के आप इस पद पर बैठे हैं, किस अधिकार से? आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं? कि भाई आप इस पद पर बैठे हैं, आप में वो योग्यता, किस अधिकार से बैठे हैं, आप में वो योग्यता है जो इस पद पर बैठने के लिए चाहिए। और अगर उससे ये सवाल किया जाता है कि किस अधिकार से, अधिकार पृच्छा यानी किस अधिकार से आप इस पद पर बैठे हैं, कैसे आपने इस पद को प्राप्त किया है, और उस व्यक्ति से यह सवाल किया जाता है हाई कोर्ट द्वारा। और अगर वो सही उत्तर दे देता है, संतोषजनक मतलब सही उत्तर देता है कि हाँ मैंने इस पद को सही प्राप्त किया है, कानूनी तरीके से प्राप्त किया है, और वो अगर सही उत्तर देता है तब तो पद पर रहता है। लेकिन अगर संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो उसको पद से हटा दिया जाता है। उसको पद से हटने का आदेश देता है कौन? हाई कोर्ट। पद खाली कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। क्योंकि अगर देखो गलत व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर बैठ जाता है तो उससे दूसरे लोगों के अधिकारों का क्या होगा? हनन होगा। इसीलिए उस व्यक्ति के विरुद्ध जो गैर कानूनी तरीके से किसी पद पर बैठ जाता है उसके विरुद्ध जो लेख जारी किया जाता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं। अगर गलत तरीके से बैठे हैं तो उसे पद से हटा दिया भी जाता है, कि हटने का आदेश भी दिया जाता है और पद को खाली कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये लेख जारी किया जाता है अधिकार पृच्छा। क्लियर है दोस्तों? ये 5 प्रकार के लेख जारी करता है कौन? हाई कोर्ट, अनुच्छेद 226 के तहत। और उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। कितने प्रकार के लेख? यही 5 प्रकार के लेख। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 के अलावा भी और भी लेख जारी कर सकता है। कौन? हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय। किसके लिए जारी करते हैं ये रिट? किसके लिए? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। क्लियर है ना? याचिका अधिकारिता का मतलब है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 प्रकार के रिट या लेख जारी किए जा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? किसका अधिकार है? उच्च न्यायालय का अधिकार है। चलें आगे। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।